अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Biology online class. We were discussing chapter 7, bioenergetics. Do you have any idea what we discussed in this chapter and what is given in this chapter? What is bioenergetics? What is energy? And why energy transfer, transmission, and study of energy relationships are necessary? Can you give the answers of these questions? Yesterday we discussed फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स, एनर्जी आती कहाँ से है, उसकी बेस्ट सोर्स अगर सन है तो सन से वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास आते हैं, और फिर जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास आते हैं तो हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. डू यू रिमेंबर? देन वी डिस्कस्ड कि जब भी हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी वर्किंग के लिए, उनके कामों के लिए ये ज़रूरी है. तो उसमें दो रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, आर वेरी हेल्पफुल फॉर दिस कन्वर्जन. एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हाट इज़ रिडक्शन रिएक्शन? आर यू एबल टू गिव द आंसर्स? ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ ऑक्सीडेशन. ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ रिडक्शन. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है, और रिडक्शन से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो है वो गेन होती है. ओके. So these reactions are collectively called redox reaction, and without these reaction energy transfer is impossible. Living organisms में अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बगैर ये नहीं हो सकता. तो जिस तरह से आपने अपना एक कंसेप्ट क्लियर किया था रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, इसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हवाले से भी अपनी जो ये कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, एंड ट्राई टू मेमोराइज दीज डेफिनेशंस. हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी क्या होती है? हमारी बॉडी में बेसिकली जो एनर्जी की करेंसी है वो है एटीपी, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें नीड होती है सोलर प्लेट्स की, टॉर्च की, इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम अपनी एक एनर्जी जो सोर्स होती है हम उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ नीड वी यूज़ दैट. जैसे यूपीएस की एग्जांपल मैंने आपको कल दी थी कि यूपीएस में जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो बैटरी में जो है वो चार्ज हो जाती है, उसकी चार्जिंग स्टोर हो जाती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, डिस्कनेक्ट होती है, वो कट ऑफ हो जाती है, तो वी यूज़ दैट स्टोर्ड एनर्जी. तो हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी की नीड होती है वो फुलफ़िल करता है एटीपी का मॉलिक्यूल. बेसिकली एटीपी जो है वो एडीपी, डाईफॉस्फेट, ऑलरेडी सेल में मौजूद होता है. वो एक फॉस्फेट को जो है वो बॉन्ड बनाता है एक फॉस्फेट के साथ, और जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है, तीन फॉस्फेट की जो चेन होती है वो अटैच हो जाती है एडिनोसिन के साथ, तो हमारे पास बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि 7.3 किलो कैल्स पर मोल एनर्जी जो है वो कंटेन करता है. इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से आप लर्न कीजिए. ट्राई टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन. आपको स्ट्रक्चर के साथ कहाँ सिंगल बॉन्ड है, कहाँ ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है, कहाँ पे ओ एच ग्रुप है, कितने कार्बन कंटेनिंग जो है वो रिंग बना हुआ है आपके पास, रिंग स्ट्रक्चर, कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ नाइट्रोजन है. यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी थिंग. आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मेमोराइज करना है. ठीक है. तो हमारी बॉडी में एडीपी हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. वो थोड़ा सा पार्शियली चार्ज बैटरी की तरह से होता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है और तीन फॉस्फेट जो है वो उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो एक चार्ज्ड बैटरी की फॉर्म में आ जाता है. वी डिस्कस्ड एवरीथिंग. आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू. और हमें पता है कि जब एटीपी का में बॉन्ड फॉर्म होता है, एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है, वो एक फॉस्फेट को अपने अंदर ऐड करता है. इट टेक्स एनर्जी क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है. दिस इज़ एंडरगोनिक प्रोसेस. लेकिन अगर एटीपी ब्रेक होता है और एडीपी डाईफॉस्फेट बनता है, इट मीन्स इट इज़ रिलीजिंग एनर्जी. एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस है, दैट इज़ एक्सागोनिक प्रोसेस.
Then we started the topic that is photosynthesis. And what is photosynthesis? In the presence of light, sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water reacts with each other and as a result glucose is formed. ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जो कि एक बेस है किसी भी प्लांट के फूड की, मतलब ग्लूकोज बन गया और वो स्टोर हो जाएगा। ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइन टुगेदर वो एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज स्टार्च, और स्टार्च की फॉर्म में वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल ऐसी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम खाना खाते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो वो भी ग्लूकोज बनता है, लेकिन हमारे लिवर में जब वो जाके स्टोर होता है तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, वो ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट में अगर ग्लूकोज जो है वो एक लॉन्ग चेन बना के जो है वो स्टोर हो रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बेसिकली स्टार्च। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का मकसद क्या था कि वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है, इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और वो यही क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस होती है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, क्योंकि सनलाइट को जो चीज़ कैप्चर करती है वो क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल इज़ नॉट अ रिएक्टेंट, लेकिन उस रिएक्शन को अगर स्टार्ट करवाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कोई चाहिए, तो वो हमारे पास क्या था? क्लोरोफिल। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नॉट ओनली प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता बट ऑल्सो इट अकर्स इन एल्गी, सम बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज एज वेल। और सिर्फ प्लांट ही ऐसे नहीं है जो उस पर बेस करते हैं, बल्कि फूड चेन की फॉर्म में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे बेस करता है, तो और अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस पे। ह्यूमन अपनी रेस्पायरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस के मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की नीड है, और इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आई होप this is clear for you. It was all about previous structure. Now we are going to start our today's lecture. What is chlorophyll? Chlorophyll के बारे में आप सब जानते हैं। Chlorophyll होता क्या है? Yes, it is a green pigment found in chloroplast of plant cell. प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से लीव्स आपको ग्रीन अपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली कैप्चर्स द विजिबल लाइट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कैप्चर करता है? विजिबल लाइट। वी ऑल नो दैट कि देयर आर सो मेनी रेज दैट आर एमिटिंग फ्रॉम द सन, लेकिन ये किस चीज़ को कैप्चर करता है? विजिबल लाइट को। It is not reactant but absorbs energy needed to drive reactions. ये बात अभी हमने डिस्कस की है कि ये उसका रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल की अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो ये वाला जो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं हो पाएगा। आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट एवरी स्टेप ऑफ माइन आई एम रिसीविंग द आंसर्स फ्रॉम मुबशरा सुहेल। इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट मुबशरा। इज दैट क्लियर? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो एक ऑर्गेनल के अंदर मौजूद होता है, और वो ऑर्गेनल कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर वी डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर। एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। इसका काम क्या होता है कि ये विजिबल लाइट को कैप्चर करता है। ये पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्टेंट नहीं है, ये खुद उस रिएक्शन में शामिल नहीं है कि इससे कुछ बन रहा हो, बल्कि ये वो है जो सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी को स्टोर करके उस एनर्जी को यूज़ करता है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए। इज दैट क्लियर? जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल you have already discussed this structure of chlorophyll in chapter 4 if you have book page number 74. हमने जब we were discussing about the organelles of plants at that time I taught you structure of chlorophyll कि basically chlorophyll होता क्या है।
ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ी थी। लेट्स सी, मैं रिपीट कर रही हूँ जिसके लेसन केयरफुली, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल समझ में आ गया, you may easily understand the photosynthesis light and dark reaction. It is a double membrane bounded organelle. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऑर्गेनेल है, ठीक है, तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स, और उसमें एक प्रोटीन है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है सेमी फ्लूइड जो कंटेनिंग मीडियम कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स लाइक मीडियम है, ठीक है, और हम उसको कहते हैं स्ट्रोमा। Another network of membrane is called thylakoid membrane embedded here. यहाँ पे डिफरेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन या डिस्क कहते हैं, और वो उसी स्ट्रोमा में एम्बेडेड हैं। और समवेयर दिस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स आर पाइल्ड एट वन अनदर इन स्टैक कॉल्ड ग्रेना। थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन्स थी वो एक के ऊपर एक उन्होंने जो है वो पाइल किया हुआ था, एक हीप सा बनाया हुआ था, ढेर था, स्टैक था, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। कैन यू सी दिस पिक्चर? यही पिक्चर थी ना बुक में, और हमने इसी तरह से पढ़ा था। यू कैन सी हियर देयर इज डबल मेम्ब्रेन, आउटर डार्क इन्होंने बनाई है और इनर जो है वो लाइट मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज अ स्पेस, आपको एक गैप सा नज़र आ रहा है, एक स्पेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एक सेमी फ्लूइड लाइक मीडियम है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सर्कल में आपको नज़र आ रहा है ये पूरा पाइल्ड स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये पूरा कहलाता है ग्रेना। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यस, दिस इज ग्रेना, दिस इज ग्रेना। इज दैट क्लियर? और बेसिकली ये जो ग्रेना है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे ना, डिस्क लाइक, एक एक डिस्क थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो वो ढेर सारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्होंने जो है वो पाइल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसको हम ग्रेना कहते हैं। यस, इज दैट क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड लाइक प्रोटीन मीडियम है जो स्ट्रोमा कहलाता है, और यहाँ पे ये जो पूरी प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है ना पूरा, ये कहलाता है ग्रेना। ये जो पूरा है ग्रेना है, और ये ग्रेना किससे मिलके बना है? डिफरेंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स से। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ये पूरी इस डायग्राम में लीफ की एनाटमी दिखाई है कि हाउ इंटरनली लीफ contains cells, different cells are arranged in this pattern, और उसमें हमारे पास जो है वो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, other than Mubashira Suhail, other students can also send messages. I'm really glad कि you are getting my lecture, alhamdulillah, you don't have any confusion. अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और बन गया ग्लूकोज और फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो गई, बट दैट इज process is not simple as this looks in equation. Number of reactions, dozens of reactions are involved in this process. These reactions are catalyzed by enzymes and each reaction occurs in chloroplast at different site. फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अगर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डजन्स ऑफ रिएक्शन पे कंसिस्ट करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन हुआ और फोटोसिंथेसिस हो गया, नहीं, पहले एक होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होंगे, और फिर हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बनती है जो हम अपनी बुक्स में देखते हैं या जो हमने अभी प्रीवियस देखी। इक्वेशन जो है वो जितनी सिंपल हमें लग रही होती है, ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा कि जितने भी रिएक्शंस, डजन्स ऑफ रिएक्शंस अगर इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो वो सब के सब कैरी होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यू ऑल हैव आइडिया अबाउट द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे कैरी all reactions inside the body of living organisms, either plants, animals or human beings। और हमने ये भी पढ़ा था
कि बेसिकली दे आर बायोकैटलिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस consist of two different phases. The first one is light reaction and the next one is dark reaction. Now what is light reaction? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइट रिएक्शन होता क्या है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन है, नेम इंडिकेट्स. light dependent reaction, it depends on light, मतलब it will take place only in the presence of sunlight. sunlight की presence में जो है वो ये पूरा process होगा. अब पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है. carefully read this and then I will tell you in easy words. In the light dependent reaction, one molecule of the pigment chlorophyll absorbs one photon. photon कहते हैं energy, ठीक है. जो light energy है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है. दैट एंड लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन. ये वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. अब ये लॉस जो हो रहा है ना वन इलेक्ट्रॉन, आपके जहन में आया कुछ? ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है या रिडक्शन का रिएक्शन है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? ऑक्सीडेशन था. दिस इलेक्ट्रॉन फ्लोज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है उनका चाहे लॉस हो या गेन हो, वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के थ्रू होता है. Very good. Vashira, mashallah, you are so active and I'm really very happy by seeing your messages. आपने मेरे हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया विद इन नो टाइम. एक्सेलेंट, सुपर. दैट लीड्स द अल्टीमेट रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2. अच्छा, NADP जो है ना वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. इन एडिशन इसके अलावा दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट अक्रॉस द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन विच इज़ यूज्ड बाय ATP सिंथेज. देखिए, in the synthesis of ATP. मैं पहले read कर लेती हूँ, then I will tell you. The chlorophyll molecule ultimately regains the electron it lost when a water molecule is split in the process called photolysis, which releases a dioxygen molecule as a waste product. The overall equation for the light-dependent reactions under the condition of non-cyclic electron flow in green plant is. देखो बेटा, लाइट रिएक्शन जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में होता है ना पूरा, ठीक है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम फोटोलाइसिस होता है, ठीक है. अब ये फोटोलाइसिस है क्या? फोटोलाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो वहाँ से क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है? फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है. अब जैसे ही वो फ्री ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसको इन्होंने डाई ऑक्सीजन कहा है, ऑक्सीजन दो एटम जो है वो मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है. तो अब जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने तो आपको पता है प्लांट उनको बाहर रिलीज कर देता है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर रेस्पायरेशन, ठीक है. लेकिन इस लाइट रिएक्शन में उसके साथ साथ और क्या हो रहा होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है, जो लाइट को कैप्चर करता है. जैसे ही क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है, यहाँ पे उसको फोटोन कहा गया है, ठीक है. लाइट को बेसिकली जो लाइट एनर्जी है उसको फोटोन कहा गया है. वो ग्रीन प्लांट्स ने ग्रीन जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है, उसने उसको कैप्चर कर लिया. अब इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है. जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन का वो फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन सिस्टम है वो उसमें ऐड हो गया, क्योंकि वाटर जो ब्रेक हुआ था, जो स्प्लिट हुआ था, वहीं से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, ठीक है. अब हुआ क्या? जैसे ही फोटोलाइसिस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, H पॉजिटिव आइंस थे, वो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में एंटर हो गए. सेल के अंदर ऑलरेडी दो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. एक होता है NADP. जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में, ठीक है. इसी तरह से एंजाइम है ATP सिंथेज. सेल के अंदर ऑलरेडी ADP डाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है.
ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये यूटिलाइज करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं मजीद एक फॉस्फेट के साथ। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रॉन एटीपी की, ठीक है। तो ये फॉस्फेट का बॉन्ड बनता है और फॉर्म हो जाता है एटीपी। लाइट रिएक्शन में ये दो मॉलिक्यूल्स NADPH2 और ATP, ये दो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जो कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, व्हेन लाइट इज़ नॉट अवेलेबल, यही दो मॉलिक्यूल्स उसको एनर्जी पहुंचाते हैं फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस में। इज़ दैट क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लाइट जो हमारा ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन अपेयर होते हैं, ठीक है। तो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमारे पास पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज की फॉर्म में वहाँ मौजूद हैं, जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। ये सब मिल के एक साथ काम कर रहे होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये NADP को कन्वर्ट करते हैं NADPH2 में, ADP को कन्वर्ट करते हैं ATP में। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला क्या हुआ? फोटोलाइसिस हुई, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन बनी, फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुई, और जो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव किया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ADP का कन्वर्ट होना ATP में और NADP का रिड्यूस होना NADPH2 में, ये दो इम्पॉर्टेंट काम जो हैं वो लाइट रिएक्शन में होते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, प्लांट्स में क्या हो रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस जो सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं वो होते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और आपने पढ़ा है अभी पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से प्लेट्स की फॉर्म में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पाइलिंग करके ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। तो दिस नेम इज नॉट न्यू फॉर यू, where they drive the synthesis of ATP and NADPH2. The light dependent reactions are of two forms. Light डिपेंडेंट रिएक्शन या तो ये साइक्लिक मैनर में होता है और या फिर नॉन साइक्लिक मैनर में होता है, ठीक है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। जैसे ही लाइट रिएक्शन एंड होता है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। या आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी कहें। वैसे तो ये फेमस है ना डार्क रिएक्शन से, लेकिन ये C3 साइकिल भी कहलाता है। वी विल सी कि व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। यस मुबशरा, यू आर राइट। लेकिन क्योंकि इसको लाइट हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अब अगर यहाँ लाइट नहीं है तो एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको? अभी जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास मॉलिक्यूल बने थे ना ATP और NADPH2 के, दे विल प्रोवाइड एनर्जी हियर। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है कि डार्क रिएक्शन C3 साइकिल भी कहलाता है। ये इसका एक साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, मेल्विन कैल्विन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो हुआ क्या, उनकी बेस पे इनको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है इस पूरे रिएक्शन को। इन द लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शंस, द एंजाइम, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम है रुबिस्को, ये कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में 24 आवर्स, दिन में हो या रात में हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं, हम अगर रेस्पायर कर रहे हैं, हम अगर सांस ले रहे हैं, तो आप खुद सोचें, कॉमन सेंस है, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो बदले में एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं? हम एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड कैल्विन साइकिल इट यूजेस द न्यूली फॉर्म्ड NADPH2, ये बना था ना अभी लाइट रिएक्शन में, वो यहाँ यूज होगा, एंड रिलीजेस द 3 कार्बन शुगर्स विच आर लेटर कंबाइंड टू फॉर्म सक्रोज एंड स्टार्च। इज दैट क्लियर? क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर होती है वो फॉर्म हो रही होती है, तो उसकी वजह से हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, जो इसका एक बेसिक एलिमेंट होता है। तो डार्क रिएक्शन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? डार्क रिएक्शन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? द C3 साइकिल रिक्वायर्स
इसका क्या मतलब हुआ? द डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स, द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रिक्वायर्स, द केल्विन साइकिल रिक्वायर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, सबका एक ही मतलब है. आई रिपीट, dark reaction is also called C3 cycle, is also called Kelvin cycle, is also called light independent reaction. इन पूरे reactions के जो basic ingredients हैं जिनकी ज़रूरत इस reaction में पड़ती है, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आती है फ्रॉम एयर. सेकंड हमारे पास आता है पेंटोज शुगर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर. ये वो शुगर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की सलाहियत रखती है. एंजाइम्स मैंडेटरी हैं, मस्ट हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स के बगैर काम नहीं होता. कोई भी रिएक्शन है उसको कैरी कौन करवाता है? ऑब्वियसली एंजाइम्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी. एनर्जी कम फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. एनर्जी, क्योंकि ये C3 साइकिल है, क्योंकि ये डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, तो यहाँ सनलाइट अवेलेबल नहीं है. सनलाइट नहीं है तो क्या हुआ? एनर्जी चाहिए ना सनलाइट से. वो एनर्जी हमें मिलती है दो मॉलिक्यूल से जो बने थे लाइट रिएक्शन में, NADPH2 एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इज दैट क्लियर? आपका एक छोटा सा होम असाइनमेंट है. यू हैव टू फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ NADPH2. मैंने आपको क्लास में बताई थी है. अगर किसी को याद है तो यू कैन सेंड मी मैसेज, अदरवाइज ट्राई टू फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ NADPH2. आपको सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADP, what is the full form of ATP, NADP, NADPH2, FAD. ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये देखिए MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं. अगर मैंने ही कभी आपको दे दिया MCQs में, तो आपको एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी किसकी एब्रीविएशन है. Yes, I hope this is clear for you. What is limiting factor? डिफरेंट रिएक्शंस में लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं. रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट आर कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स. लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो होगा क्या कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें. एक वक्त ऐसा आएगा, केमिकल रिएक्शन जो है ना फोटोसिंथेसिस का, वो बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा. उससे आगे आप कितनी भी बढ़ा लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हर चीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल है. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत बेस्ट वे में कैरी हो रहा है. लेकिन हुआ क्या कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो लिमिटिंग फैक्टर है. उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली हुई है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, उसको वाटर भी अच्छे से मिल रहा है, क्लोरोफिल अबंडेंट जो है ना वो सेल में मौजूद है, सनलाइट है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि एंजाइम्स डीनेचर हो गए. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, ये वो आपका लिमिटिंग फैक्टर आ गया, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया या उस पर अफेक्ट कर दिया उसने. तो ये मतलब होता है. ठीक है, यस यू आर राइट. इज दैट क्लियर? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, बेसिकली दिस इज चैप्टर 7, बायो एनर्जेटिक्स. लिविंग सिस्टम से रिलेटेड हम एनर्जी के रिलेशनशिप्स को, एनर्जी के ट्रांसफ़र को और एनर्जी के ट्रांसमिशन को स्टडी कर रहे हैं. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वी फॉरगेट टू स्टडी रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस अगर एक ऐसा प्रोसेस है इन विच plant prepares their food themselves, so respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं उस फूड को बर्न करके, अपने फूड को बर्न करके एनर्जी गेन करते हैं. तो एनर्जी से रिलेटेड जो दूसरा प्रोसेस हमारे पास है, दैट इज रेस्पिरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोसेस. अच्छा जी, रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है. ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल प्लांट में बना था या एनिमल में डाइजेशन के बाद बचा था,
वो ब्रेक होता है बेसिकली, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा जी, आपके मैसेजेस जो मुझे मिले हैं ना, ठीक है, उनमें अताउर रहमान योर मैसेज इज़ करेक्ट, बट लास्ट में हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, वो रिडक्शन को शो करता है तो मॉलिक्यूल वही रहेगा, बट वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है बेटा, उसमें एनर्जी ऐड हुई हुई होती है ना, तो हम उसको लिखते नहीं हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स को जो मैंने टास्क दिया है वो मुझे कल लाजमी सेंड कर दीजिएगा, पहले ही मुझे मैसेजेस कीजिएगा। अच्छा, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि बी ऑन टाइम, आप कोशिश किया करें क्लास के टाइम से पहले यहाँ मौजूद रहें। ठीक है, now we are going to start this respiration. The process in which food molecule is broken down to release energy is called respiration. That energy is used to carry out all life processes. It's a reverse process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का अगर हम रिवर्स प्रोसेस देखें, ठीक है, तो वो रेस्पायरेशन बनता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके आएंगे रिएक्टेंट साइड पे, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके आएंगे प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ग्लूकोज बर्न हो रहा है, मतलब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उस ग्लूकोज में जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी आपके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये टोटली रिवर्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इज दैट क्लियर? ह्यूमन में अगर देखा जाए रेस्पायरेशन, तो बेसिक ऑर्गन कौन सा है रेस्पायरेशन का? वेरी गुड। हमारे पास पूरा ये एक रेस्पायरेटरी सिस्टम शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है वो, अच्छा नोज नहीं होता, नोज जो है ना, नोज नहीं है, ऑर्गन हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, अब ये पूरा नोज से स्टार्ट होता है वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त सी क्लासिफिकेशन दी हुई है। एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमारी नाक के जो नथने हैं, यहाँ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंटर हुई, एयर एंटर हुई, नाक के अंदर पूरी कैविटी या नेजल पैसेज है वहाँ गई, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ से क्रॉस होती हुई आती है फेरिंग्स में। ठीक है, अच्छा जी, फेरिंग्स जो है ना वो बेसिकली हमारे गले में, हमारे हलक में दो ओपनिंग्स हैं, एक जो है वो इसोफिगस की खुलती है और एक ग्लॉटस की खुलती है, तो ये ग्लॉटस में जाती है, लेरिंग्स में जाती है, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास आ गई लेरिंग्स, और फिर ये जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़, हमारा साउंड निकलता है। फिर उसके बाद ये पूरा विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, सांस की नाली कहते हैं, और ये ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दोनों लंग्स में, एक एक लंग में ये एंटर होती है ब्रोंकाई की फॉर्म में। फिर आप देख सकते हो कि मज़ीद इसकी ब्रांचेज होती हैं जो ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो क्लस्टर्स आते हैं, आपको कुछ एयर सैक से नज़र आ रहे होंगे, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, and these are termed as alveoli. यही वो alveoli होते हैं जो, जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अच्छा मुबशरा, आपका जो क्वेश्चन है ना उसकी उसका रिप्लाई मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई बेटा जिसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होते हैं, ये सारी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी एक गंदगी है, कचरा है, कंटामिनेशन है, डर्ट है, डस्ट है, मॉलिक्यूल्स जो भी जर्म्स हैं, वो सारे स्टॉप होते हैं बिकॉज ऑफ दीज। ठीक है, और टेम्परेचर की मेंटेनेंस में भी ऑब्वियसली दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ना, वो स्ट्रेट थोड़ी है, वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। हेयरी स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें ये सलाहियत होती है कि सिलियरी मूवमेंट उसमें होती है ना, तो जब एयर एंटर होती है हवा के ज़ोर से, अगर वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं तो वो स्टॉप करते हैं। हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस की सिक्रेशन होती है ना, तो ये चीज़ें ऑलरेडी होल्ड हो रही होती हैं, मतलब आपकी जो नोज़ है वो बिल्कुल ड्राई नहीं है, सम वॉट थोड़ी सी जो है वो गीली गीली सी होती है, तो वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक होता है कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है, ठीक है। हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना तो जहन में आता है सांस लेना, ब्रीदिंग में भी यही जहन में आता है, सांस लेना। ये दोनों प्रोसेस लिंक ज़रूर करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ एयर होती है इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रीदिंग है जिसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। देखिए, आप इनहेल कर रहे हैं, गहरा लंबा सांस लीजिए, आपने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, ठीक है। ये जो हमारे बॉडी में अंदर और बाहर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज हो जाना, ये जो प्रोसेस होता है ना हमारे पास, ये कहलाता है ब्रीदिंग, ठीक है। हम इसको कंसिडर करते हैं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इससे आगे की चीज़ है। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन, इन एंड आउट ऑफ द गैस। ऑक्सीजन का सप्लाई होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, दिस रिलेट्स विद ब्रीदिंग, ये गैसियस एक्सचेंज है। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होती है, हम डिफरेंस देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर होके वहाँ मौजूद फूड मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर दे, ठीक है। मतलब सेलुलर लेवल पे अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, वो रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जहाँ लंग्स इन्वॉल्व है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, अभी आपकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड और सेल्स में एंटर नहीं हुई, दिस इज ब्रीदिंग। आई होप दिस इज क्लियर। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। ये बात आपको समझ में आई कि अगर आप सांस ले रहे हैं ना, ठीक है, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस लेना दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। गहरा सांस लेके देखें, आप लंबा एक गहरा सांस लेके रोक लें, अगर आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका दम घुटने लगेगा। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना जिसमें आपने सांस लिया, एयर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया और फिर उसको बाहर भी निकाल दिया, दिस इज ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और बेसिकली ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करती है, उसके बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ब्रीदिंग में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन में हमारे पास पूरा जो मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम के अंदर का जो मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है, वो एनर्जी दे रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स, ब्रीदिंग लंग्स में होती है।
लेकिन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? लंग्स एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी से रिलेट करता है। एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली माइटोसेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। इट यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड, इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये लिंक ज़रूर करते हैं, बट दीज प्रोसेस, टू प्रोसेस आर नॉट सेम। दोनों प्रोसेस डिफरेंट हैं, दोनों में ड्रास्टिक चेंज है। एक जो है वो आपको जो है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करवा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा रहा है, जबकि दूसरा आपकी बॉडी में मौजूद जो फूड है उसमें ऑक्सीजन को ऐड करवा के उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उसमें से एनर्जी को रिलीज करवा रहा है। इज दैट क्लियर? I hope this is clear for you. मैं पहले पूरा प्रोसेस जो है ना आज का लेक्चर रिपीट कर देती हूँ, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं इसको यहीं स्टॉप करूँगी। ठीक है? तो आज हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है और कौन से ऑर्गेनल में है? क्लोरोप्लास्ट में। इसका काम क्या होता है कि ये रिएक्टेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, लेकिन ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो विजिबल लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करके उस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है। इज दैट क्लियर? फिर हमने ये देखा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो बेसिकली हमारे पास मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है कि ये एक ऑर्गेनल है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हैं यहाँ डार्क और लाइट शेड से जो है वो उसको कैटेगराइज किया गया है। इसके अंदर का जो रीजन है वो एम्प्टी है और वहाँ एक प्रोटीन मौजूद था, एक सेमी फ्लूइड मीडियम, जिसको हमने क्या कहा था? स्ट्रोमा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो कलेक्शन जो है वो इनका पूरा बंडल सा जो है वो ग्रेना कहलाता है और ये ग्रेना मिलके किससे बना है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से। तो हमारा जो लाइट रिएक्शन है वो बेसिकली यहीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को करवा रहे होते हैं। ये पूरा ऑर्गेनल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी ऑर्गेनल की मदद से, इसी ग्रीन पिगमेंट की मदद से जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो डिस्क आपको ग्रेना ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ये पैकेट्स आप देख रहे हैं, हर चीज़ ग्रीन नहीं है अंदर, ये डिस्क ग्रीन्स हैं, यहाँ मौजूद हैं क्लोरोफिल। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस एंजाइम्स के थ्रू होता है और वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसकी डिफरेंट साइट्स में। हम अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिवाइड होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। मुझे पता है कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। इसका बेसिक रीज़न क्या था कि लाइट रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और डार्क रिएक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन दोनों प्रोसेस में हमारे पास जिस चीज़ की नीड होती है वो होती है एनर्जी, और दोनों प्रोसेस में हमें एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है? तो लाइट रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है फोटोलाइसिस, वाटर का ब्रेक होना और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है हमारी रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। लेकिन वहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू
रिड्यूस कर देते हैं किसको, NADPH2 को। NADP और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद है। ये इनकी जब रिडक्शन होती है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 में। ये दो मॉलिक्यूल्स का लाइट रिएक्शन में बनना इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि डार्क रिएक्शन में दीज टू मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी। इज़ दैट क्लियर? ये पूरे प्रोसेसेस जो हैं वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं, ठीक है। जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। हम इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो है वो बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये C3 साइकिल भी कहलाती है। इसको जो है वो केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, जिस पे इसने वर्किंग की थी, वो केल्विन उनका नाम था, मेल्विन केल्विन बेसिकली, ठीक है। इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट की एब्सेंस में होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। इसको जो एनर्जी चाहिए होती है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय ATP एंड NADPH2। एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं है बल्कि उसके साथ दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन लीव्स हमें क्लोरोफिल इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ग्रीन जो पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर है, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस पूरे डार्क रिएक्शन में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या प्लांट को बेसिकली जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एटमॉस्फेयर से मिलती है। पेंटोज शुगर है जो कि ऐसी शुगर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। एंजाइम्स ऑब्वियसली सेल के अंदर होते हैं, ये रिएक्शंस को कैटलाइज्ड करवाते हैं कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स नो रिएक्शन, नन ऑफ द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड। एनर्जी की नीड होती है क्योंकि ये डार्क रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी उसको सनलाइट से नहीं मिल रही। वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में उसको मिली थी, लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ATP और NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बने थे जो यहाँ पे उसको एनर्जी दे रहे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? फोटो सिस्टम्स की यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फोटो सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज होते हैं, ये दो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड 2, जो कि इस पूरे लाइट फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम से रिलेट करते हैं। ये जो फॉर्म्स है ना, जो आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, इसको आप काइंडली लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम में आती हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि MCQs में होगा तो हम पिक कर लेंगे, आपको खुद से पता होनी चाहिए पूरी फॉर्म। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, हम उनको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, इन अबंडेंस, मतलब प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज प्रेजेंट। लेकिन केमिकल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बड़े अच्छे से हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, उसने पूरे इस रिएक्शन को स्टॉप करवा दिया। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते, वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बाकी जितने भी हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं या जिन चीज़ों की हमें नीड होती है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है और उस पूरे रिएक्शन को अफेक्ट करके या तो उसको स्टॉप कर देता है या उसकी वर्किंग को जो है वो स्लो डाउन कर देता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन। याद रखिएगा, सांस लेना रेस्पायरेशन नहीं होता। रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी के अंदर मौजूद, आपके सेल के अंदर मौजूद जो फूड होता है वो ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज करता है। दिस इज़ द प्रोसेस, गेन ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दिस इज़ रेस्पायरेशन। उस एनर्जी की ज़रूरत हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि फूड बर्न हो और आपको एनर्जी मिले। वो एनर्जी आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस कैरी करती है, सेल में जहाँ नीड होती है वहाँ सप्लाई होती है। आप जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली यू नीड एनर्जी, तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है टू कैरी आउट योर प्रोसेसेस। जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी थी, ठीक है, उसकी रिवर्स इक्वेशन जो है वो रेस्पायरेशन की होती है हमारे पास। फोटोस ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे और जब मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी तो वहाँ भी आपको बता दूंगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। बस ये याद रखिएगा। कि जो आपका
रिएक्टेंट्स होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, वो रेस्पिरेशन में आपके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में आपके जो हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारा नोज से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, और एंड होता है एल्व्यूलाई पे, जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपको ये सारे पार्ट जो हैं वो लर्न होने चाहिए कि अगर एटमॉस्फेयर से एयर एंटर हो रही है तो नोज़ में जाके वो कहाँ जाएगी, वहाँ से कहाँ जाएगी, विंड पाइप किसको कहते हैं, जो ट्रैकिया है वो विंड पाइप है। तो उससे पहले कौन सा पार्ट आता है, लेरिंग्स को और क्या कहते हैं, आवाज़ कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है जहाँ से आवाज़ आती है। उसके बाद ट्रैकिया होता है जिसको हम सांस की नाली यानी विंड पाइप कहते हैं। वो ट्रैकिया बेसिकली टू पार्ट्स, जो टू ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है, टू ब्रांचेस देता है जो कि ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। हर ब्रांच जो है वो 2 लंग्स में जाती है। आपको पता है कि लंग्स जो है वो बेसिक ऑर्गन है हमारे पास रेस्पिरेशन का। बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े डेलिकेट होते हैं, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें मौजूद होते हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी रिब्स यानी पसलियाँ, जो हड्डियाँ होती हैं वो मौजूद होती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। आई टोल्ड यू अबाउट इट कि बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो एक बेहतरीन जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो दिया है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है और इनमें उनकी मेम्ब्रेन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट ये रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे लंग्स की मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है कैविटी में दैट इज़ प्लूरल फ्लूइड। वी डिस्कस्ड इट बिफोर इफ़ यू रिमेंबर। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लेकिन ये रिलेट करते हैं। ठीक है, ये लिंक होते हैं लेकिन ये होते डिफरेंट हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो वेंटिलेशन भी कहलाती है, और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है और जो है वो ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। याद रखिएगा रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। वी विल स्टडी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग की 2 टाइप्स हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहलाती हैं। ब्रीदिंग 2 पार्ट्स में बेसिकली हो रहा है, नॉट द टाइप बट पार्ट्स। इनहेलेशन जिसमें हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, हमारी बॉडी से वो बाहर जाती है। ठीक है, तो दीज 2 प्रोसेसेस आर डिफरेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ मौजूद है, यू कैन सी हियर। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर, you don't have any difficulty in today's lecture. Inshallah we will continue this chapter 7, that is bioenergetics, in our next class. Till then, stay safe at home and keep remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's really blessed Mubashira कि you are my students. I'm really very glad by seeing your messages. आज आपने बहुत enthusiastically class attend किया है. Excellent.